अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सबुर हसन खुर्शीद और आज बात होगी स्टडी इन कनाडा के बारे में। जब मैं कनाडा आया तो मेरे दोस्तों ने पूछा जी कनाडा के अंदर स्टडी कैसे की जाए, कितना खर्चा आएगा, कैसे आ जाए, कौन कौन से रास्ते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो बताऊंगा। सबसे पहले तो यार कनाडा के अंदर दो रास्ते हैं आने के स्टडी वीज़े पे। एक है STS वीज़ा और एक है नॉन STS वीज़ा। आसान अल्फाज में बताऊँ तो एक है फास्ट रूट और मोर सिक्योर और मोर चांसेस जिसमें लगेगा आपको वीज़ा लगे, वो है जी STS रूट, जिसके अंदर आपको एक तो बड़ा फास्ट होता है, 21 दिन में रिप्लाई आ जाता है उसका, और इसमें वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। दूसरा जी नॉन STS, इसमें पैसों की रिक्वायरमेंट कम होती है लेकिन ये स्लो है और वीज़ा लगने के चांसेस कम हैं। जी ऐसे है कि आपने जुआ खेला है जी, फेंका, वो वीज़ा लगा या नहीं लगा, किस्मत है, ठीक है, एक जुआ ही है किस्म का। तो जो पहला ऑप्शन है जो कि STS ऑप्शन है, उसके अंदर एक अकाउंट होता है GIC, वो अकाउंट होता है ब्लॉक अकाउंट। आसान वर्ल्ड के अंदर जिस तरह जर्मनी के अंदर एक ब्लॉक अकाउंट था कि आपने इतने पैसे रखवाने होते हैं, सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है। यहाँ पे आपने 10,000 कैनेडियन डॉलर्स रखवाने होते हैं अकाउंट के अंदर, वो आपको 1 साल के बाद वापस मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा आपने यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस होती है वो भी साथ में देनी होती है, ठीक है। और फिर आपको जो है STS वीज़े वाले जो है वो वीज़ा जल्दी दे देते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये होगी कि आपके पास जो है वो बजट ठीक ठाक मोटा हो। अगर आपके पास मोटा ताज़ा बजट नहीं है तो बेहतर है आप किसी दूसरी कंट्री की तरफ देखें। कनाडा में ना देखें, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। उसके बाद ये तो होगी जी, आपको बता दिया कि ये दो तरीके हैं। उसके बाद जी रियलिटी देखें कनाडा के अंदर स्टडी करने की। तो कुछ लोग, अगर तो आपने सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने के लिए आना है, क्योंकि मोस्टली जब कोई बंदे आपसे सवाल करते हैं जी मैंने स्टडी के लिए आना है, स्टडी के लिए आना है, तो अगर आप स्टडी के इतना पैसा ज़ाया करेंगे मेरे ख्याल से पता नहीं कौन करेगा। लेकिन खैर अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बड़ी चीपर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आपने स्टडी पे आके आगे सेटलमेंट का सिस्टम करना है, कोई PR वगैरह लेना है, तो फिर कनाडा एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन आजकल कनाडा के जो हालात हैं बड़े नासाज चल रहे हैं, ठीक है। कोविड के बाद, कोविड के दौरान, आजकल जो भी है यहाँ की जो इन्फ्लेशन है भाई वो बस हवा में है। इन्फ्लेशन हवा में है, जॉब्स बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, अकोमोडेशन बहुत महंगी है। इस यहाँ पे मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, खास करके बड़े शहरों की, ठीक है। वहाँ पे एक जॉब, छोटी सी जॉब पोजीशन ओपन होती है, एक छोटी सी जॉब पोजीशन ओपन होती है और एक लाइन लगी होती है वहाँ पे एप्लीकेंट्स की कि जी यहाँ पे हमने जॉब अप्लाई करनी है। तो ये आपने कुछ चीज़ें हैं अपने जहन में रख के लानी है कि भाई कनाडा ये नहीं कि आपने सिर्फ वीज़ा ले लिया और आपने कनाडा आए तो ज़िंदगी आपकी सेट है। यहाँ पे आने के बाद असल मज़े स्टार्ट होते हैं। पहले जो था वो तो एक था, लेकिन जब यहाँ पे एक आ गए हो, अब ये डबल मज़े हैं। आपने कनाडा हाथ में पकड़ा भी हुआ है और आपको मज़ा भी नहीं आ रहा, सज़ा भी मिल रही है। तो ये थोड़ा सा मज़ीद जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है बर्दाश्त करना। इसके अलावा जी जॉब्स मैंने बता दी कि थोड़े मुश्किल है यहाँ पे फाइंड करना पार्ट टाइम। अगर बड़े सिटीज़ में जा रहे हो, टोरंटो, ठीक है, वनकूवर वाली जगह पे जा रहे हो, मॉन्ट्रियल में, तो रिकमेंड यही करूँगा कि ना जाओ, क्योंकि वहाँ पे रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद PR मिलना वहाँ पर मुश्किल है। लेटर आपको मूव करना पड़ता है दूसरे प्रोविंस के अंदर, तो क्यों नहीं पहले उस प्रोविंस में जाया जाए जहाँ पे आपको PR ईजिली मिल सकती है, ठीक है। और PR मिलने का भी आगे आपको थोड़ा समझाता हूँ कि उसका भी क्या रियलिटी होती है, ताकि आपको पता हो कि भाई यहाँ पर इस भाव बिक रही है। तो जी अब बात करते हैं अकामोडेशन की और एक्सपेंसेस की। भाई एक्सपेंसेस तो यहाँ पे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि $100 आप लेके जाते हो, ठीक है, वॉलमार्ट के अंदर किसी भी जगह जाओ, आपको चंद चीज़ें मिलती हैं ग्रोसरी स्टोर से। मेरा जो खर्चा है तकरीबन 400 से 500 तक मंथली ग्रोसरी का खर्चा आ जाता है, अगर आपने सही तरीके से खाना है, कंजूसी नहीं मारनी इस तरीके से। क्योंकि मैंने बड़ी कंजूसी मारी है पिछले सालों में डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, तो अब मेरा दिल नहीं करता कंजूसी मारने का। मैं कहता हूँ कि अब मौका मिला खाने का तो मैं तो खाऊँगा। आप इन एक्सपेंसेस को लो भी कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने 400-500 ही लगाना है, 200-300 में ज़रा हो जाता है, डिपेंड करता है आप खा क्या रहे हो और कितने आपको चाहिए, ठीक है। कुछ होते हैं जो कि ना विदाउट खाने के भी सर्वाइव कर जाते हैं, मैं वो नहीं हूँ। इसके अलावा है जी अकामोडेशन भी 2-3 किस्म की मिलती है यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट आ रहे हो तो भाई सबसे बेहतर तो ये है कि यार शेयरिंग में रहो, ठीक है। 2-3 बंदे 4 बंदे मिलके एक अपार्टमेंट ले लो, उसमें जो है शेयर कर लो। मैं थोड़ा सा डिफरेंट बंदा हूँ, मुझे शेयरिंग में मज़ा नहीं आता, क्योंकि शेयरिंग में मैंने बड़ी सी चीज़ें करनी होती हैं, हमने देखी ही होगा, तो ये चीज़ें शेयरिंग में नहीं होती। और मेरा मोटिवेशन का सिस्टम भी इस तरह का है कि कभी भी दिल किया, मोटिवेट हो गया, वीडियो बना दी, कभी भी दिल किया ये चीज़ हो गया तो भाई जुनूनी है, तो काम जुनूनी होता है। रात के 3 बजे शायद मुझे मोटिवेशन है तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो फिर वो जब इस तरह का मोटिवेशन आता है, अगर कोई बंदा साथ में डिस्टर्ब हो रहा हो तो मुझसे फिर काम नहीं होता। इसलिए मुझे जो है अकेला रहना पसंद है। तो ये एक मेरे लिए थी, इसलिए थोड़ी इस वजह से करके जो यहाँ के एक्सपेंसेस हैं वो भी थोड़े महंगे हैं। मैं आपको एक एवरेज कॉस्ट बता देता हूँ एक बेडरूम अपार्टमेंट की। मैं टोरंटो की बात नहीं कर रहा, मैं वनकूवर की बात नहीं कर रहा, उनको तो फ़िलहाल इससे निकाल ही दो।
मैं बात कर रहा हूँ छोटे सिटीज़ की, ऑटोवा में भी, विनीपेग, कैलगरी, एडमंटन, इन जैसे सिटीज़ की जो कि थोड़े दूसरे टायर पे आते हैं। तो इन सिटीज़ के अंदर ही भाई 1200 तो एटलीस्ट लगाओ, आपका एक बेडरूम का अपार्टमेंट मिलेगा। मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी, अपने अपार्टमेंट टूर किया, वहाँ पे जाके देख सकते हो कि भाई उस अपार्टमेंट में आपको ऑलमोस्ट 1500 में आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो ये होगा एक्सपेंसिव। अगर आप शेयरिंग कर रहे हो किसी के साथ तो फिर भी 400-500 डॉलर तो लगाओ शेयरिंग का, क्योंकि इतना तो पड़ ही जाता है यहाँ पे। इसके बाद आ गया जी PR, जिसकी वजह से आप कनाडा आ रहे हो। कनाडा में PR मोस्टली प्रोविंसेस के अंदर बड़ी मुश्किल है। ठीक है, मोस्टली प्रोविंसेस के अंदर, जिससे कि मैं बताता हूँ जो अच्छे प्रोविंस हैं, जाहिर सी बात है, अंटारियो हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, इवन के अल्बर्टा में भी थोड़ी सी मुश्किल है। डिपेंड करता है आप किस फील्ड में आ रहे हो, डिपेंड करता है आप किस पोजीशन पे आ रहे हो। पोजीशन से मुराद कि आप बैचलर में आ रहे हो, मास्टर्स में आ रहे हो, ये डिपेंड करता है। अगर आप मास्टर्स में आ रहे हो, PhD में आ रहे हो, फिर तो आप इजीली जो है क्वालिफाई कर जाओगे, आपके 5 दिन होंगे। लेकिन अगर आप बैचलर्स में हो या फिर डिप्लोमा पे आ रहे हो तो भाई बड़ी किस्म है आप लोगों की, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। तो जी ओवरऑल मेरे क्या इसके कनाडा के बारे में ख्याल है कि भाई कनाडा किसी को आना चाहिए या नहीं। अगर तो भाई पैसे काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं घर में, ठीक है, और यहाँ पे आके अप्स एंड डाउन बर्दाश्त कर सकते हो तो आ जाओ। लेकिन जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, अगर आप डायरेक्ट पाकिस्तान से आ रहे हो या इंडिया से आ रहे हो या किसी कंट्री से आ रहे हो, मेरी जो रिकमेंडेशन है कि भाई डायरेक्ट यहाँ पे ना आओ, स्टेप लेके आओ। ठीक है, मैंने भी स्टेप लेके यहाँ पे पहुँचा हूँ। स्टेप लेने से होता ये है कि आप स्लोली प्रिपेयर होते हो इस चीज़ के लिए, इस जर्नी के लिए। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आते हो, डायरेक्ट आपका मंथली एक्सपेंसेस है 1200, डायरेक्ट 1200 पाकिस्तान में 1 रुपया नहीं जेब में होता, और यहाँ पे आके सीधा 2-3 लाख कमाना पड़ जाए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, तो ये काफ़ी लंबा जंप है। ठीक है, तो कुछ लोग बेचारे थोड़े मेंटली डिप्रेस भी हो जाते हैं, कुछ ठंड भी यहाँ पे इस तरह की होती है, तो थोड़ा ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि डायरेक्ट आओ। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, आपको घर वाले सपोर्ट करते हैं, ये सोच के मत आओ जिस तरह UK जा रहे हो जी, इनिशियल डिपॉजिट करवा लिया, बाकी जाके वहाँ पे निकाल लेंगे, तो फिर वहाँ पे बड़े मुश्किल से निकल जाते हैं। ये नहीं मैं कहता कि नहीं निकलते, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है फिर। तो अगर तो पैसे हैं, शो बिस्मिल्लाह यहाँ पे आओ। अगर थोड़े से पैसे नॉर्मल हैं, आपको पता है कि यार मे बी जो घर वाले हैं पहली फीस निकाल लें या थोड़ा सा इनिशियली कर दें, बाद में थोड़ा मुश्किल हो, तो यार पहले ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट कनाडा आओ, 1-2 स्टेप लेके बाद में कनाडा आ जाओ। क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कनाडा में PR अगर गोड़ है तो PR लेना मज़ीद थोड़ा सा ईजी हो जाता है अगर आप लेट 20s में आते हो या अर्ली 30s में आते हो, क्योंकि इस दौरान आपके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस भी आ जाता है, कुछ मास्टर बैचलर्स की डिग्री भी मिल जाती है, तो वो जो पॉइंट्स होते हैं वो बड़े ईजिली आपके जो है ना PR तक पहुँच जाते हैं। आजकल तो 500-400 के आसपास चल रहे हैं। खैर, तो ये है मेरा पर्सनल ओपिनियन भाई कनाडा में स्टडी करने के लिए। एक कनाडा अच्छा कंट्री है, मैं कहूँगा कि यार अमेरिका से भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि सेफ्टी, मुझे यहाँ पे सेफ्टी पसंद है। अमेरिका के अंदर सेफ्टी वाला सिस्टम बड़ा ही ख़राब चल रहा है आजकल। दूसरा, यहाँ पे हेल्थ केयर अच्छी है, पर स्लो है, लेकिन हेल्थ केयर अच्छी है। हेल्थ केयर एटलीस्ट है तुम्हारे पास कुछ ना कुछ, क्या अमेरिका के अंदर वो भी नहीं है। तो ये इन 2 चीज़ों से मुझे पसंद है कनाडा। लेकिन आजकल जो आगे हालात चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा खुद भी थोड़ा सा कह लो कि तंग आ गई हूँ यहाँ पे, कि यार ये हालात जो हैं कुछ ज़्यादा ही तंग कर रही है, महंगाई कुछ ज़्यादा ही हो गई है यहाँ पे। ओवरऑल आओ, मज़े करो कनाडा में, अगर पैसे हैं एंजॉय करो, अच्छा कंट्री है, दोस्त बनाओ, लाइफ सेट है तुम्हारी। बाकी ये थी वीडियो। इसके अलावा कोई और वीडियो बनानी हो कनाडा के रिलेटेड या फिर किसी और कंट्री के रिलेटेड तो मुझे लाजम बताओ। अगर ऑलरेडी तुम कनाडा आ रहे हो और यहाँ आ चुके हो तो मुझे बताओ किस यूनिवर्सिटी में हो, किस स्टेटस पे हो और कहाँ पे हो इस वक्त, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट pretty much यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है कनाडा के अंदर, तो एक ये भी बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पे। तो अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।